गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के साथ इंडियन इको के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप बार बार ये सुनते आए हैं कि हमारी जो हालत है उसका कारण है ब्रिटिश गवर्नमेंट। आपने हिस्ट्री में भी ये पढ़ा होगा कि इंडिया सोने की चिड़िया था और इंडिया की आज जो हालत है उसके पीछे ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि 75 साल बाद आपको ये रोना नहीं रोना चाहिए। 75 years are sufficient to cope up। लेकिन फिर भी हम इससे पहले ही पूरी इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज पढ़ें, अपने चैलेंजेस पढ़ें। हमारी ये बुक स्टार्ट होती है विद दिस चैप्टर, जो हमें ये बताती है कि जिस शाम हमें इंडिपेंडेंस मिली, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी, हमारी इकोनॉमी किन हालातों में खड़ी थी। कभी भी अपनी जर्नी का जब हमें एक अंदाजा लगाना हो कि हमारी जर्नी कितनी हुई है, हम पहले ये अंदाजा लगाते हैं हमने दौड़ना शुरू कहाँ से किया था। जब हमने दौड़ना शुरू किया था हम कहाँ खड़े थे, हम किन हालातों में थे, और उसी के अकॉर्डिंग हम ये जज कर सकते हैं कि हमने जो डेवलपमेंट किया, ग्रोथ किया, उसको हम अच्छा स्केल माने, उसको हम अच्छी परफॉर्मेंस माने या उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना माने, राइट। तो इसके लिए हम लोग ये चैप्टर जो है, हमारा बुक जो है वो इस चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी इकोनॉमी है इसकी जड़ें ब्रिटिश रूल में है। ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ प्लासी की बैटल से, जो लड़ी गई थी 1757 में। अब 1757 की गवर्नमेंट आई और वो हम 1947 में गए, तो ऑलमोस्ट 200 इयर्स उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। इसलिए एक स्टेटमेंट है आपकी एनसीईआरटी बुक की, तो इस पे एक एमसीक्यू बन सकता है कि स्टेटमेंट आपको दे दें और आपसे पूछें हु गेव इट। प्रोफेसर आरसी दत्त ने कहा कि इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, थैंक्स टू द ब्रिटिश रूल इट इज अ कंट्री ऑफ पुअर पीपल। इंडिया अपने आप में पुअर नहीं है, पुअर इन द सेंस ना हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, ना हमारे यहाँ टेम्परेचर खराब है, ना हमारे यहाँ सॉइल खराब है, ना हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज खराब है, लेकिन यहाँ लोग फिर भी गरीब हैं। तो समवेयर इट इज इंडिकेटिंग कि कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो हमें पूरी बुक पढ़ने के बाद शायद चैप्टर 8 की एंडिंग पे जाके हमारी क्लैरिटी बनेगी कि प्रॉब्लम्स एक जगह नहीं, कहाँ हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स फेल हुए, कहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लैग कर गए, कहाँ हम एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाए, कहाँ हमने रूरल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, कहाँ हमारी ह्यूमन कैपिटल इग्नोर होती रही। तो इट इज नॉट द आउटकम ऑफ वन सिंगल फैक्टर, लेकिन एक बहुत अच्छा बहाना हम सबको मिला हुआ है ब्रिटिशर्स। मैं ये नहीं कह रही कि वो बहाना है, लेकिन 75 साल यार बहुत होते हैं टू कोप अप। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हाँ, अगर आपको कोई कहे ब्रिटिश के कारण हम आज ऐसे हैं, तो आई विल नॉट अग्री टू दिस। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी वीडियोस बाकी यूट्यूब वीडियोस जो अवेलेबल हैं वो बड़ी मुझे नॉन लिविंग सी लगती हैं। मेरी आपको वीडियो देखते हुए ऐसा लगे कि एज इफ आई एम लाइव इन फ्रंट ऑफ। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, फिर भी कहीं कमी रह जाए तो फील फ्री टू राइट कमेंट्स इन डिसेंट लैंग्वेज। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे एडवांटेज ही होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कोई नई वीडियो आई है। And my email ID and other details are given in the description. You can write mails to me also. All industrial and trade policies were formulating keeping in mind this objective only कि हमें, आप यूं समझिए, ब्रिटिश ने ऐसे समझा कि ब्रिटेन हमारा सगा बच्चा है, इंडिया हमारा सौतेला बच्चा है, सौतेले बच्चे को एक्सप्लॉइट करना है और सगे बच्चे को प्रमोट करना है। तो वो हर तरीके से इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे, और मैं कहूंगी वो समझदार लोग नहीं थे। शायद वो इंडिया को एक्सप्लॉइट नहीं करते ना इस लेवल तक, जिस लेवल तक उन्होंने किया, अभी आप पढ़ेंगे। और थोड़ी मैं आपको सजेस्ट करूंगी मूवीज भी देखिए। एक पुरानी मूवी है मनोज कुमार की, क्रांति, आप देखिएगा, काफी अच्छी उन्होंने शो किया है। उसमें मतलब ज्यादा फोकस ये सब कमर्शलाइजेशन पे कम है, काफी थॉरली शो किया है कि ब्रिटिश रूल में किस किस तरह का एक्सप्लॉइटेशन था।
तो अगर वो इतना एक्सप्लॉइट नहीं करते ना, तो हम तो आवाज ही नहीं उठाते। हम इतनी आसानी से आवाज उठाने वाले लोग थोड़े ना। हमारी आज की गवर्नमेंट हमें कम एक्सप्लॉइट थोड़ा ना कर रही है, हम कहाँ आवाज उठा रहे हैं। तो हम कोई आवाज नहीं उठाते, हम शांति से बियर करते रहते। लेकिन उन्होंने हर एक्सट्रीम क्रॉस कर दी। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स में इतना बड़ा गैप। तो अल्टीमेटली वो एक स्ट्रगल का फॉर्म बन गया, और स्ट्रगल के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। कीप इन माइंड, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, जिसे इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो तो हमें आज भी नहीं मिली है। नो, इंडिपेंडेंस मीन्स आपकी इकोनॉमी पॉवर्टी से फ्री हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट से फ्री हो जाए, हेल्पलेसनेस से फ्री हो जाए, इलिटरेसी से फ्री हो जाए, उसे कहते हैं ट्रू इंडिपेंडेंस। तो हमें 1947 में जो मिली उसे मैं कहती हूँ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। No sincere efforts were made by government officials before independence for estimating India's national income and growth rates. क्यों करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी एफर्ट ये बताने के लिए कि हम तुम्हें इतना निचोड़ रहे हैं और पता लगा लो हम कितना निचोड़ रहे हैं? नहीं, वो नहीं पता लगाएगी। लेकिन कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपने लेवल पे किया। अब आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, एक इंडिविजुअल जब डाटा कलेक्ट करेगा, आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स रहे हैं 11th में, तो बहुत थॉरो डाटा कलेक्शन नहीं कर पाएगा। तो वो एस्टिमेट्स होंगे, वो परफेक्ट डाटा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि नेम सम इंडियन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने डाटा कलेक्शन की रिगार्डिंग नेशनल इनकम बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। तो आंसर्स आर दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, शिंदे शिराज, वीके आरवी राव, आरसी देसाई। मैंने इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। अगर मैं कहती हूँ नेम सम फॉरेन इकोनॉमिस्ट, फॉरेन इकोनॉमिस्ट में दो नाम आ जाएंगे, विलियम डिग्बी एंड फिंडले शिराज। इट्स नॉट शिंडले शिराज, इट इज मिसटाइप्ड, इट इज फिंडले शिराज। ओके, आई एम सॉरी फॉर इट। इनमें से वीके आरवी राव के एस्टिमेट सबसे ज्यादा रिलायबल है, और अकॉर्डिंग टू हिम 2% पर एनम पे हमारी इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ा, और मीगर 0.5% पे हमारी इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम बढ़ा। तो इंडियन इकोनॉमी जो डेवलप कर रही थी वो एक्सट्रीमली लो रेट पे कर रही थी, राइट। तो अब हम एक एक करके सेक्टर्स की बात करते हैं, कहाँ क्या हालात थे। एग्रीकल्चर सेक्टर, एक फ्रेंच ट्रैवलर हुए बर्नियर, वो इंडिया घूमने आए थे, और घूमते हुए उन्होंने एक बुक लिखी कि हाँ भाई उन्होंने क्या फील किया। उस बुक में उन्होंने कुछ लिखा है जो हमने वहां से कंटेंट उठाया है। The knowledge I have acquired of Bengal in 2 visits inclines me to believe that it is richer than Egypt. आप अंदाजा लगाइए, वो कंपेयर करके कह रहे हैं कि बंगाल इजिप्ट से ज्यादा रिच था। It exports in abundance cotton and silks, rice, sugar and butter. It produces amply for its own consumption wheat, vegetables, grains, fowls, ducks and geese. It has immense herds of pigs and flock of sheep and goats. Fish of every kind it has in profusion. From Rajmahal to sea, an endless number of canals. Even at that time we had canals, cut in bygone ages from the Ganges by immense labor for navigation and irrigation. That means we were quite developed. But stagnation happened. What do you mean by stagnation? Stagnation means कोई चीज स्टक हो जाएगी, हाँ ना वो बढ़ रही है ना घट रही है, एक जगह पे फिक्स हो गई है। और आपको मैं बताऊं, एक जगह पे खड़े हो जाना अपने आप में नॉन डेवलपमेंट है, अपने आप में पीछे जाना। क्यों? सारी दुनिया आगे निकल रही है, आप वहीं खड़े हो। तो वहीं खड़े रह के भी जो कल आपसे पीछे भी थे ना, वो आगे निकल जाएंगे। तो स्टैग्नेशन अपने आप में पीछे जाना है, राइट। तो उसके पीछे रीजंस क्या रहे? तो पहला कॉज रहा हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक सिस्टम लॉन्च किया जिसे कहा गया जमींदारी सिस्टम। अब ये जमींदारी सिस्टम क्या था? जमींदारी सिस्टम ये था कि हमने गांव के जमींदार बना दिए कि ये पूरा गांव है, इस पूरे गांव की जमीन के ओनर एक तरह से आप हो। इस जमीन पे जो भी खेती बाड़ी करेगा वो आपको जो है किराया देगा, जिसे आप कहते थे लगान। लगान, लगान मीन्स टैक्स पे करेगा। ठीक है, अब आज भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो उसमें क्या बुराई थी? अगर तब ले रही थी तो बुराई थी। आज गवर्नमेंट टैक्स तब लेती है जब आपको इनकम होती है। वो गवर्नमेंट कहती थी क्रॉप फेल हो तो कुछ भी हो टैक्स तो देना ही है। पूरी फसल खराब हो गई, बारिश नहीं आई, सूखा पड़ रहा है, कुछ भी हो, आपको टैक्स देना ही है। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट जमींदार ने सबमिट नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उनको जमींदार हटा देंगे, किसी और को बना देंगे। और आपको पता है हर बंदा बहुत सेल्फिश है,
तो जमींदार अपने राइट्स बचाने के लिए कि भाई मेरे जमींदारी राइट ना छिन जाए, वो कंटिन्यू करते थे, ठीक है भाई हम एक्सप्लॉइट करेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक हम टैक्स वसूल करके आपको जमा करा देंगे। और इन दिस प्रोसेस जो हमारे फार्मर्स थे उनको बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था। दूसरा काम इन्होंने किया, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया। यानी आप कौन से क्रॉप्स बनाएंगे? आप बनाएंगे कैश क्रॉप्स। आप उगाएंगे टी, कॉफी, रबर, जो इनको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए था। इंडिगो, आपको पता है जिस भी खेत में इंडिगो की खेती होती है, वो जो खेत होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है, दोबारा उस पर खेती नहीं हो पाती। तो कोई भी बंदा नहीं करेगा ऐसी खेती अपने खेत में, जो एक बार खेती करो उसके बाद जमीन ही खराब हो जाए, लेकिन करवाई जाती थी फोर्सफुली। तो ये फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया में हुआ। उससे क्या हुआ? हमारे यहाँ के लोग तो भूखे मर रहे हैं और सारा माल जा रहा है आपका ब्रिटिश। उसके बाद पार्टीशन के टाइम पे फूड क्राइसिस शुरू हो गया। सारा का सारा राइस फूड प्रोड्यूसिंग एरिया वेस्ट पंजाब में और सिंध में था, वो पाकिस्तान में चला गया। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वहां चले गए, जूट फैक्ट्रीज यहाँ रह गई। अब फैक्ट्री यहाँ है, कच्चा माल वहां है, व्हाट टू डू? तो ये सारी चीजों के कारण एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आया। तो ये भी आपका एक एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेस बिहाइंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। एग्जाम में भी आप पॉइंट की बजाय अगर ऐसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से इंडियन इको के आंसर्स प्रेजेंट करते हैं ना, दैट गिव्स एन इम्प्रेसिव लुक। एग्जामिनर को चेकिंग में भी इजी होता है और उसको मार्क्स देने में कंफर्ट जोन आ जाती है। Now we come to industrial sector, one of the most important sector. इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहला ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ड्यूअल मोटिव बिहाइंड इंटेंशनल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। यानी तुक्के में नहीं हो गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, किया गया इंटेंशनली। किस लिए किया गया? दो रीजन से। एक, इंडिया से हमें कच्चा माल मिलेगा एट अ चीपर रेट, और फिर उसी कच्चे माल से माल बनाएंगे ब्रिटिश में, वापस इंडिया में लाएंगे और इन्हीं को बेचेंगे। तो हमारा डबल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पहले हमसे कच्चा माल सस्ता ले रहे हो, बना हुआ माल हमें महंगा बेच रहे हो। तो एक हमें एज अ सप्लायर यूज कर रहे हो फॉर रॉ मटेरियल, दूसरा इंडिया को आप एज अ स्प्रॉलिंग मार्केट यूज कर रहे हो टू सेल योर आउटपुट। तो ये ड्यूअल मोटिव था इनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का। मेरी सजेशन ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, बीच बीच में पॉज करके नोट्स लेते हुए चलो। तो एक बार ये वीडियो देखी, चैप्टर डन है आपका, आपको दोबारा जो है करना नहीं पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रिओन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के कारण जो ब्रिटिश के फैक्ट्री मेड गुड्स थे उनकी डिमांड नहीं थी। तो इन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रियून कर दी, उससे बहुत सारे लोगों का जॉब किया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोग जो हैं सिटीज से वापस गांव गए, गांव की पॉपुलेशन बढ़ गई, एग्रीकल्चर इतना था नहीं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, कंज्यूमर डिमांड इंडियन मार्केट में लोकली मेड गुड्स से पूरी नहीं हो सकती थी, तो लोगों ने ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट करने शुरू। तो पहला पॉइंट, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हमें क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग आंसर चेंज होता है। अगर क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट वाज द ड्यूअल मोटिव, तो सिर्फ जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, मैं एक बार वापस जाती हूँ, देखो लास्ट स्लाइड पे। तो अगर हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूअल मोटिव, हम सिर्फ इतना लिखेंगे, ड्यूअल मोटिव बिहाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट अगर क्वेश्चन ये है डिस्कस इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, तो फर्स्ट पॉइंट दिस, सेकंड पॉइंट डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब अलग क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सो दिस मच ओनली। So each point can have a different question also. Third was that there was not many capital goods industries. अब इसमें आप देखेंगे कई एमसीक्यू आपको दिखेंगे। टिस्को क्या है? टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। कब बनी थी? 1907 में। कहाँ बनी थी? जमशेदपुर बिहार में। प्लांट ने वर्किंग कब स्टार्ट की? 1912 में। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम रहा, बहुत लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन था। अब मान लीजिए मैं आपको ट्रू फॉल्स बना के दे देती हूँ कि पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल वाज वेल एस्टेब्लिश्ड, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स।
It was confined to railways, power generation, communication, ports and some other departmental undertakings. अब अगर आप खाली फॉल्स लिख के आते हैं तो आपको पता है सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं मिलते। आप रीजनिंग करेंगे और रीजनिंग में मुझे लैंग्वेज वो चाहिए होगी एज एन एग्जामिनर जो एनसीईआरटी लैंग्वेज की है। तो एनसीईआरटी हमारी गीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन इको के लिए अगर आप एनसीईआरटी को रीड किए बिना जा रहे हैं, यू आर टेकिंग अ रिस्क। एनसीईआरटी को थॉरली रीड करना ही करना, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर वेल डेवलप्ड नहीं था, इट वाज लिमिटेड ओनली टू रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फॉरेन ट्रेड, नेक्स्ट डिस्कस द वॉल्यूम, डायरेक्शन एंड कॉम्पोजिशन। 3 वर्ड्स आते हैं। वॉल्यूम माना कि हम किस लेवल तक कर रहे थे ट्रेड, डायरेक्शन माना किसके साथ कर रहे थे, और कॉम्पोजिशन माना किन चीजों का कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडिया यूज्ड टू गेट गोल्ड, सिल्वर एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स। लेकिन हमारा जब ब्रिटिश रूल आया तो हुआ क्या, एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा है। यानी हम आज भी इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं होता है, ज्यादातर इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। लेकिन उस टाइम पे हमारे इंपोर्ट्स कम थे, एक्सपोर्ट ज्यादा थे, क्योंकि सारा माल किया जा रहा था एक्सपोर्ट, हमारे रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा भेजे जा रहे थे ब्रिटेन में। लेकिन वो एक्सपोर्ट सरप्लस के बदले में गोल्ड आना चाहिए था, सिल्वर आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा था। The export surplus did not bring in gold or silver in the country. Rather, this surplus was used to make payments for the expenses. कहाँ यूज किया, अब इसको पॉइंट में लिख के आप जो है ना, वही बात आप जब पैराग्राफ में लिखते हैं आंसर शॉर्ट हो जाता है, उसी को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि वॉर जो ब्रिटेन ने लड़ी वहां यूज हो रहा था। सेकंड, इनके इनविजिबल ट्रेड, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, इनमें खर्च हो रहा था। तीसरा, ब्रिटिश के आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे थे, उनमें खर्च हो रहा था, ठीक है। फिर इसी में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एक एमसीक्यू भी बन गया, स्यूज कैनाल कब बनी थी, 1869। किसको कनेक्ट कर रही थी, इंडिया और ब्रिटेन को। पर्पस क्या था कि इंडिया और ब्रिटेन में आसानी से ट्रेड हो सके, और इंडिया का मेजॉरिटी ट्रेड था किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। 50% ट्रेड हमारा ब्रिटेन के साथ था, बचा कुचा चाइना, श्रीलंका, इन कंट्रीज के साथ था। और ज्यादातर हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल, इंपोर्ट क्या कर रहे थे, फिनिश्ड गुड्स। तो हमें डायरेक्शन भी क्लियर है, वॉल्यूम भी क्लियर है, कॉम्पोजिशन भी क्लियर है। एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल में हमारी वेल्थ जो है वो ड्रेन में कैसे जा रही थी, वेस्ट कैसे हो रही थी। देखो, हमारा माल तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, बदले में हमारे पास फॉरेक्स भी नहीं आ रही, गोल्ड सिल्वर भी नहीं आ रहा, यानी कि हमारे ही पैसे से ब्रिटेन गोलियां खरीद रहा था और उन्हें जलियांवाला बाग पे चलवा रहा था। तो ब्रिटिश की आर्मी का खर्चा भी हमारे ही एक्सपोर्ट सरप्लस से निकल रहा था। तो किस लेवल का एक्सप्लॉयटेशन आप इमेजिन कर सकते हो, मेरे ही पैसे से आप शूज बनवा रहे हो, शूज से मेरे को ही पीट रहे हो। दैट वाज द एक्सट्रीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके, डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक वर्ड हमेशा पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन 32 करोड़ थी, आप इमेजिन करो। हमारी सरकार कुछ ना करती, खाली पॉपुलेशन को 32 करोड़ पे रोक देती। आपको पता है आज हम कहाँ के कहाँ होते। हमारी गवर्नमेंट बार बार ब्रिटिश रूल को करती है ना कि ब्रिटिशर्स के कारण हमारी हालत ऐसी है। मैं नहीं कह रही उन्होंने हमें कम एक्सप्लॉइट किया, लेकिन तुम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, आप खाली पॉपुलेशन कंट्रोल करते, सारी चीजें छोड़ देते। आज 136 करोड़ पे आप खड़े हो। पॉपुलेशन का अगर हम ऐसा कर लेते कि बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वलाइज हो जाए, सो दैट पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू रिमेन सेम, तो हमारा आज की डेट में इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो डेमोग्राफिक कंडीशन वाज वेरी पुअर। क्या हालत थी डेमोग्राफिक कंडीशन की, इंडिया फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था। अभी मैं ये थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ, तो इस वर्ड को भी हम फॉर द टाइम बिंग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एपिडेमिक्स बहुत थे, पॉवर्टी बहुत थी, माल न्यूट्रिशन बहुत था, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। एवरेज लिटरेसी रेट 16% था। हर क्वेश्चन पे एमसीक्यू बन सकता है, नोट डाउन करते जाइए। एवरेज लिटरेसी रेट 16%, फीमेल लिटरेसी रेट अ मीगर 7%।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुरानी बुक्स में 32 है, नई बुक्स में 44 है। तो नई बुक्स के अकॉर्डिंग क्यों डाटा चेंज हुआ, क्योंकि नया डाटा चेंज हो वो तो समझ में आता है। 1947 का डाटा तो वही रहना चाहिए था दोनों बुक्स में, तो मुझे क्लियर नहीं है कि कैसे हुआ है, और मेरा कनेक्शन नहीं हो पाया कि मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर सकूं। लेकिन एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स में 32 है, नए में 44 है, तो आप 44 लिख के आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 32/44 आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एंट्रेंस भी क्लियर करने हैं। तो हर चीज को लेके चला करिए, ये मत सोचा करिए कि खाली 12th का ही पेपर करना है हमें, नहीं, हमें नॉलेज गेन करनी है और हमें आगे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में आती हूँ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थ्योरी किसने दी थी? फ्रैंक नोटेस्टिन ने। कब दी थी? 1945। कब दी थी? 1945। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 स्टेजेस। एक्चुअली थ्योरी नहीं, ये एक तरह से एम्पिरिकल एविडेंस है। इन्होंने ना डाटा कलेक्ट किया कई कंट्रीज का, और डाटा कलेक्शन में इन्हें ये दिखाई दिया कि जो भी कंट्री जब अंडर डेवलप थी तो वहां बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था। क्यों? मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्चे पैदा भी बहुत हो रहे हैं, मर भी बहुत रहे हैं। तो जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हैं तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। लेकिन सेकंड स्टेज होती है जहां पे बर्थ रेट तो कंट्रोल में नहीं आता, डेथ रेट आ जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ी इंप्रूव हो जाती हैं, हाइजीन इंप्रूव हो जाती है, क्लीनलीनेस आ जाती है, तो डेथ रेट कंट्रोल में आ जाता है, बट बर्थ रेट नहीं आता। दुनिया की कोई भी कंट्री स्टेज में 20 साल 25 साल से ज्यादा नहीं रही। इंडिया इज द ओनली एक्सेप्शन। अभी आप 2021 में एंटर करने वाले हो, 100 साल से आप इसी स्टेज में, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो गए। क्यों? बर्थ रेट कम नहीं हुआ है और डेथ रेट हो गया है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ेगी, बम फटेगा। तो बड़ा अच्छा वर्ड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन का बम फट रहा है। अभी जब आप देखते हैं इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन। हमने मेट्रो बनाई दिल्ली में, हमने सोचा मेट्रो बना दी है ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन यहाँ मेट्रो वालों को अनाउंस करना पड़ता है कृपया कुछ सवारियां उतर जाएं, अगली मेट्रो में जाएं, दरवाजे बंद नहीं हो रहे हैं। तो आप देखेंगे इंडिया में पॉपुलेशन इतना है कि तुम चाहे मेट्रो बनाओ, कुछ भी करो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं होती। तो हमारा पहला टारगेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस होना चाहिए था पॉपुलेशन कंट्रोल, जो नहीं हुआ। आज तक भी गवर्नमेंट के मेन उस पे नहीं है कि हमारा पहला फोकस ये नहीं, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में कभी आया ही नहीं। आपके लीडर्स तक के जो हैं इतने बच्चे हैं कि वो ये बिल कैसे पास करेंगे कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ना कोई। अभी तो 2 पे नहीं कर रहे हम, 1 चाइल्ड नॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है। जब मैं 10th चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करूंगी कि चाइना कर पाया 1 चाइल्ड नॉर्म, हम नहीं कर पाए। थर्ड स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, आप अर्बन एरियाज में जाइए, हर पेरेंट को पता है कि हाँ मैं, बच्चा अगर मेरा है मुझे उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी हेल्थ देनी है, तो वो उतने ही बच्चे पैदा करते हैं जिन्हें वो ढंग का स्टैंडर्ड्स दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली बर्थ रेट भी कंट्रोल में आ जाता है, डेथ रेट भी, और फिर स्टेबल हो जाती है पॉपुलेशन। तो ये जो सेकंड स्टेज है ना, पहला क्वेश्चन ये भी होता है कि हम इस स्टेज में कब आए? 1921। इंडिया में पहला सेंसस ऑपरेशन कब हुआ? 1881। नोट इट डाउन। फर्स्ट सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया 1881। सेंसस ऑपरेशन माना हम पूरा डाटा कलेक्शन करते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा सैंपल सर्वे, सेंसस सर्वे। तो यानी हम 100% पॉपुलेशन की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सारी मतलब मेल फीमेल, एजुकेशनल स्टेटस, इनकम लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग। एवरीथिंग डजंट मीन कि उन्होंने नाश्ते में क्या खाया। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एवरीथिंग मीन्स कि जो भी रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है हम लेते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लास्ट कब हुआ है हमारा सेंसस, तो 2011। नेक्स्ट कब होगा? 2021। ब्रिटिश रूल के अंडर में लास्ट कब हुआ? 1941। इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट कब हुआ? 1951। तो दैट वे, राइट। सो हर 10 ईयर्स पे सेंसस ऑपरेशन होता है। तो अगर आप देखेंगे स्टेज 2 में, आप देखो पॉपुलेशन कितना जंप कर रहा है। स्टेज 3 में फिर ये थोड़ा सा स्टेबल आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या?
आपकी जितनी पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंट लोग प्राइमरी में काम कर रहे हैं, कितने सेकेंडरी में, कितने टर्शियरी में। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 70 to 75% प्राइमरी में थे, और प्राइमरी में उस समय पे एग्रीकल्चर इतना डोमिनेटिंग था कि प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को हम एज सिनोनिम यूज कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हार्डली 10%, सर्विस सेक्टर में 15 to 20%. This was the occupational structure. Okay, this is also another NCERT question. Explain the occupational structure at the time of independence. So there are two important features. 70 to 75% काम कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर में, 10% मैन्युफैक्चरिंग में, 15 to 20 सर्विस में। अब आप आज भी बताओ, तो क्या ऐसा है कि भाई जितने लोग आपके दिल्ली में सर्विस सेक्टर में उतने ही बिहार में है, यूपी में है, राजस्थान में? नहीं, हर स्टेट का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अलग है। तो यही रीजनल वेरिएशन उस टाइम पे भी थी। क्या हो रहा था उस टाइम में? जो स्टेट्स हैं आपकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, इनमें धीरे धीरे एग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा था, और उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इनमें शेयर बढ़ रहा था। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, राइट? अगर हमें 4 मार्कर आता है, वट एवर इज रिटन ऑन योर स्क्रीन, इफ यू रिप्रोड्यूस यू गेट 4 on 4. फ्लाइट फ्रॉम लैंड एक थ्योरी है जो हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जब एंट्रेंस के लिए जाएंगे ना, तो कई बार इंटरव्यूज में आपसे पूछ लेंगे। तो होता क्या, जैसे जैसे एक इकोनॉमी डेवलप करती है ना, उसमें प्राइमरी सेक्टर का शेयर कम होता जाता है। क्यों? अब इनकम आपकी बढ़ेगी तो क्या आप खाना डबल करोगे? नहीं। तो जैसे जैसे एक इकोनॉमी में इनकम बढ़ती है ना, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स नहीं बढ़ता, डिमांड बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का, सर्विस सेक्टर का। लोग घूमने ज्यादा जाते हैं, लोग एजुकेशन पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर कम होता चला जाता है और सेकेंडरी और टर्जरी का शेयर बढ़ता जाता है। And this theory is called flight from land. Next is your infrastructure. अब इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या थी? इसको ब्रिटिश रूल का एक अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बताया जाता है। डिस्कस सम ऑफ द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस मेड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ये भी आपका एक एनसीईआरटी पैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर नहीं किया। अब मानिए कि मेरे घर में मुझे खाना बनाना है और किचन नहीं है। अब मैं पहले ईंटें इकट्ठे करके चूल्हा बनाऊंगी, एक ही पतीला है, एक पे चावल चढ़ाऊंगी, फिर उसी को साफ करूंगी, उसी पे बहुत टाइम लगेगा। अगर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, 4 चूल्हों वाला गैस है मेरे किचन में, स्टैंडिंग स्लैब्स बनी हुई हैं, वहीं पे वहीं पे जो है मेरे पास एक to wash my utensils, I have every arrangement, water supply वही है। तो मेरे लिए कुकिंग टाइम जो है ना, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। तो मैं बड़ी एक लेमैन्स लैंग्वेज में अभी आपको समझा रही हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्निकलिटीज में हम चैप्टर 8 में जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर माना एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। वो खुद कोई प्रोडक्शन नहीं करता, कोई चूल्हा खाना नहीं बनाएगा या सिंक खाना नहीं बनाएगा, लेकिन वहीं पे सिंक है तो बर्तन वहीं रख दिए। बर्तन धोना बड़ा आसान हो जाता है अगर सिंक में धोने हैं। और सोचो, आपने कभी देखा हो जुग्गीज में बाल्टी में भर भर के पानी ला रहे हैं, नीचे बैठ के वो बर्तन धो रहे हैं, इट विल टेक टू मच टाइम। सिमिलरली एक इकोनॉमी है जहाँ पे रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, नेट फैसिलिटीज नहीं है, तो वी कॉल की पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर माना ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा। अब भाई माल लाना है, गांव से लाना है, रेलवे में पोर्ट तक पहुंचाना है, माल तो शिप से जाएगा ना ब्रिटेन। तो अब यूपी के गांव का माल है और उसको हमने महाराष्ट्र के वहां पोर्ट तक पहुंचाना, तो उसके लिए इन्हें रोड्स बनानी पड़ी, रेलवे बनानी पड़ी, पोर्ट्स बनाने पड़े, ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ी, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ करना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ इन्होंने किया किस लिए? अपने फायदे के। हमारे लिए किया नहीं, अपने लिए किया। लेकिन वो भाई साइड इफेक्ट की तरह हमें भी कुछ एडवांटेज मिल गया। बहती गंगा में हमने भी हाथ धो लिए।
तो वो एक साइड इफेक्ट की तरह हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला। इन्होंने हमारे लिए नहीं किया, बल्कि आपको पता हो शुरू में रेलवेज में इंडियंस को ट्रैवल करना ही अलाउड नहीं था, सिर्फ माल आता जाता था और ब्रिटिशर्स। बाद में इन्होंने उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड बनाया। कब आई इंडिया में रेलवेज? इट कैन बी एन एमसीक्यू। 1850। ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए? 1853 में। ओके तो रेलवेज के थ्रू हम अचीव क्या करना चाह रहे थे? दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन। तो इफेक्टिव कंट्रोल, भाई हमें अपनी आर्मी नहीं भेजनी गांव में सबके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, तो हमारी आर्मी कैसे ट्रेवल करेगी? तो अपने मिलिट्री सेंटर्स बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कच्चा माल लाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये मोटिव थे। कहीं मोटिव ये नहीं था कि इंडिया का नेशनलाइजेशन हो जाए, लोगों के कल्चरल बैरियर्स ब्रेक हो जाए। वो एक साइड इफेक्ट की तरह आउटकम आया कि नेशनलाइजेशन हो गया, लोग आपस में कनेक्ट हुए, कल्चरल बैरियर्स ब्रेक हुए, जोग्राफिकल बैरियर्स ब्रेक हुए। दैट वाज अ साइड इफेक्ट। ब्रिटिश नेवर इंटेंडेड दैट। तो इम्पैक्ट क्या आया? इम्पैक्ट आया कि चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल हो गया, जोग्राफिकल बैरियर्स टूट गए, नेशनल यूनिटी बढ़ी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। अंडरस्टैंडिंग देखो, अब आज तक आप पंजाबी हो, किसी बंगाली से मिले नहीं, आपको क्या पता हाउ बंगालीज एंड हाउ बंगालीज विल नो हाउ पंजाबीज आर, इजंट इट? जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब हम एक दूसरे को समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, किसी को गांव में जॉब नहीं मिल रही, कलकत्ता आ गया, मुंबई आ गया। फेमिन्स कंट्रोल करने में हेल्प किया इसने आपको। मान लो यूपी में इस बार जो है सूखा पड़ा है, फेमिन आया है, और बिहार में बहुत अच्छी फसल हुई है, तो बिहार से जो है फूड ग्रेन्स पहुंचवाओ। तो फेमाइंस को कंट्रोल करने में इसने हेल्प किया, फॉरेन ट्रेड प्रमोट किया। लेकिन ब्रिटिश के लिए एडवांटेजियस रहा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको पता है इंडस्ट्री कहीं होती है, रॉ मटेरियल कहीं होता है, लेबर कहीं होती है, तो ओवरऑल सबको एक जगह लाने के लिए भी नीड ट्रांसपोर्टेशन, राइट? तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट रहे। साइड इफेक्ट ये याद रखना, दे वर साइड इफेक्ट्स, नॉट इंटेंशनल। Were there any positive contributions made by British in India? Answer is yes. They unified India without any intention. रेलवेज इंट्रोड्यूस की, उसका साइड इफेक्ट आ गया यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। अब उनके पास खुद के पास इतने लोग ही नहीं थे कि एडमिनिस्टर कर पाते, उन्हें एम्प्लॉयज चाहिए थे, उसके लिए उन्होंने इंडिया में एजुकेशन प्रमोट की। और ये आप आगे जाके ग्रेजुएशन में काफी थॉरली करोगे कि मैकॉले की जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था वो ऐसा था कि लोगों की सोच है ना, ब्रिटिश कर दो, उन्हें गुलाम रहना सिखाओ। तो वो एक पूरा कैसा कल्चर था, उस पर आप बहुत थॉरल डिस्कशंस आगे जाके ग्रेजुएशन में करेंगे। बट फिर भी उन्होंने इंडिया में एजुकेशन प्रमोट की, नो डाउट। बहुत सारे स्कूल्स खुले, एजुकेशन प्रमोट हुआ। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उनसे हमने सीखा। हम उनसे पहले तो हमारे यहाँ राजा थे, इतनी सारी सल्तनत थी, पूरा इंडिया कहाँ था? पूरा इंडिया तो उन्होंने बनाया, और उन्होंने हमें सिखाया कि इतनी बड़ी कंट्री को चलाते कैसे। इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज के अलावा भी उन्होंने बहुत बनाया, जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड्स, कम्युनिकेशन, नो टेलीकम्युनिकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो दीज वर सम ऑफ द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय देम। ठीक है, अब मैंने कुछ इसमें मेंशन नहीं किया, बट वो भी रहे, जैसे उन्होंने सती सिस्टम एबॉलिश किया, जैसे उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया, जैसे उन्होंने हिल स्टेशन बहुत डेवलप किए, क्योंकि उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो ज्यादातर जितने भी आपके इनके हायर ऑफिशियल्स होते थे, दे यूज्ड टू लिव इन मसूरी, नैनीताल। तो आप देखेंगे ब्रिटिश के टाइम पे वहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई। सो दीज वर सम ऑफ द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस। इंडिया इनहेरिटेड अ लीगेसी ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम ब्रिटिश। अब ये पता है क्या है? ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर की समरी, पूरे चैप्टर में से आप समरी निकाल लीजिए तो ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डिस्कस द इंडिकेटर ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इतनी पॉवर्टी थी, मोर देन 50% पीपल वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर था, पुअर डेमोग्राफिक कंडीशंस थी। ऊपर से आप देखो पार्टीशन की हालत में हमें छोड़ गए, मतलब जाते जाते भी एक नई मुसीबत खड़ी कर गए कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे मेरे पीछे आओ।
उस टाइप की हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी करके चले गए। आप सोच के देखो कितने लोग वहां से आ रहे होंगे। अभी आपने रिसेंटली थोड़े बहुत रॉइट्स दिल्ली में देखे, कितना नेगेटिविटी फैला, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और कितने स्मॉलर स्केल के रॉइट्स थे वो। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो 1947 की हालत कैसी रही हो। तो बहुत एडवर्स इफेक्ट्स पार्टीशन के आए। लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम हुआ। इंडस्ट्रियल रादर उन्होंने नेगेटिव ले गए। अच्छी खासी इंडस्ट्रीज को उन्होंने रियून कर दिया, लाइक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो जो देखो, ये मैंने अभी एग्रीकल्चर अलग डिस्कस किया था, कुछ कंटेंट हम उसमें से उठाएंगे एक्सप्लेनेशन में। डेमोग्राफिक अलग डिस्कस किया, उससे उठाएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग उठाया। मैसिव पॉवर्टी आपकी डेमोग्राफिक के बीच में आ गई। तो ये पूरे चैप्टर का आपका एक तरह से क्रस्ट है। ठीक है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो, हम एक नाम दे रहे हैं, टेक्निकल नाम दे रहे हैं, जो जो हमारी हालत थी उसके अगर हम टेक्निकल नाम दें इकोनॉमिक्स में तो क्या थे। इंडिया वाज अ पुअर इकोनॉमी। पुअर इकोनॉमी मींस जहां ज्यादातर लोग पुअर हो, जहां पे पर कैपिटा इनकम बहुत लो हो, जहां पर रिसोर्सेज ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, तो वी वर अ पुअर इकोनॉमी। इंडिया वाज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जहां ग्रोथ नहीं हो रही, वो फंसी हुई है, जहां है वहीं की वहीं खड़ी है। India was an agrarian economy. Agrarian mana, it was based on agriculture. Majority people were working in agriculture sector. So we were an agrarian economy. We were underdeveloped. Underdeveloped क्यों थे हम? बर्थ रेट इतना ज्यादा था, लोगों की थिंकिंग पैटर्न्स इतने थर्ड क्लास थे। आप सोचो, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सती प्रथा हो, तो उसे अंडर डेवलप नहीं कहोगे? जहाँ 10 साल के बच्चों की शादी कर दी जाती है, जहां पर गर्ल चाइल्ड इतना बड़ा इश्यू हो कि उसे मार दिया जाए, तो वहां की कितनी नैरो थिंकिंग होगी। तो ऐसी नैरो थिंकिंग वाली कंट्री को हम बोलते हैं अंडर डेवलप्ड। पर कैपिटा इनकम नहीं है, उसके लिए तो मैंने नाम दिया पुअर इकोनॉमी। थिंकिंग पैटर्न्स इतने थर्ड क्लास थे, उसके लिए मैंने नाम दिया अंडर डेवलप्ड। नो, फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा है, जैसे जमींदारी सिस्टम रहा, बहुत ज्यादा टैक्सेशन काइंड ऑफ थिंग्स रही, उस वे में एक्सप्लॉयटेशन रहे। बैकवर्ड इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या था आपके पास? बैलगाड़ी। मोबाइल कितने घरों में होते थे, या टेलीफोन कहाँ होता था? ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे किसी घर में साइकिल होना अगर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मेरे दादाजी बताया करते थे कि उसे बहुत रईस माना जाता था। तो इंडिया वाज रियली अ वेरी बैकवर्ड इकोनॉमी। आप कभी पुरानी मूवीज में देखेंगे ना, कोई भी, अगर आप ये फ्रीडम स्ट्रगल वाले कोई भी मूवी उठा के देखिए, उसमें आपको गाड़ियों में सिर्फ ब्रिटिशर्स दिखेंगे, इंडियंस आपको बुलक कार्ट्स पे दिखेंगे। तो वी वर रियली अ बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारे एग्रीकल्चर में वही हम हल जोतते थे मैनुअली, ट्रैक्टर जैसी कोई चीज नहीं थी, किसी भी फील्ड में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो एवरीवेयर वी वर अ बैकवर्ड इकोनॉमी। सो कीपिंग इन माइंड कि हमारे एग्जाम में 6 मार्कर आता है, आई हैव गिवन 6 पॉइंट्स. So if I find out important facts and figures from the chapter, British rule converted the Indian economy into a colonial, semi-feudal, backward, poor, depleted and eaten away economy. No, I could use another term, depleted economy, which has been depleted, eaten away. कि जिस हद तक निचोड़ सकते थे ना, नींबू को निचोड़ लिया। अब जब एक रस भी नहीं बचा तो आजादी के नाम पे छोड़ के चले गए कि अब तुम्हें बचा क्या है, चूस लिया हमने जितना चूसना था, तुम्हें कर लिया जितना एक्सप्लॉइट करना था, राइट। सो दे वर एक्चुअली साइड इफेक्ट्स ऑफ देयर नेगेटिव डीड्स। कुछ उन्होंने पॉजिटिव अपनी इंटेंशन से नहीं किया। इंडियन इकोनॉमी का ड्यूअल कैरेक्टर आज भी है। कैसे है? एक तरफ आपको ई रिक्शा दिखेंगे, एक तरफ मेट्रो। एक तरफ आपको गुड़गांव में आएंगे आप, गुरुग्राम में, तो साइबर सिटी जैसे एरियाज मिलेंगे जहां आपको ऐसे लगेगा यू आर स्टैंडिंग इन सम डेवलप्ड कंट्री ऑफ वर्ल्ड। और दूसरी तरफ आप आ जाइए गुड़गांव का, गुरुग्राम का जो हमारा मेन बस स्टैंड है, यू विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो देयर। वो पैसेंजर भर रहा होगा ऑटो सवारी वाइज, नो, इतना क्राउडेड सा एरिया होगा। तो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो ड्यूअल कैरेक्टर मीन साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। एक इकोनॉमी जो अपने डॉग्स के लिए पेडिग्री लेती है, और एक इकोनॉमी जिसके बच्चे भूखे मर जाते हैं। तो एक ड्युअलिटी इकोनॉमी में आपको दिखाई दे। 75% वर्कफोर्स डिपेंडेंट था प्राइमरी सेक्टर पे। जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन 1793।
बंगाल में फेमिन आया था 1943 में, जिसमें ऑलमोस्ट 2 लाख से ज्यादा लोग मरे थे। इतना भयंकर फेमाइन दोबारा कभी नहीं आया। फर्स्ट सेंसस ऑपरेशन इंडिया में हुआ था 1881। लास्ट सेंसस ऑपरेशन ब्रिटिश ने जो किया 1941। 17% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज लिटरेट, जिसमें वुमेन का शेयर 7% था। इंडिया ने सेकेंड फेज में एंटर किया 1921। अब देखो, इंडिया में 6 आउट ऑफ एवरी 7 पर्सन वॉज लिविंग इन अ विलेज। तो आई कैन ऑल्सो से, जहां मैंने फीचर्स की बात की थी, इंडिया वॉज अ रूरल इकोनॉमी। टिस्को इनकॉर्पोरेट हुआ 1907 में। एक्चुअली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप एक बार है ना पॉज कर लीजिए यहाँ वीडियो, और इसे आप इसलिए नोट कर लीजिए कि 1 मार्कर एमसीक्यू बहुत बन सकते हैं इनमें से। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको चैप्टर को रिमाइंड करा देंगे। 82% पॉपुलेशन इंडिया के पास रह गई। स्यूज कैनाल जो है इट वाज हमने ये बनाया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। बना था 1869 में और लगा था कि हाँ काफी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन उतना सक्सेसफुल रहा नहीं स्यूज कैनाल। रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई आपकी 1850 में, फर्स्ट स्टैम्प रिलीज हुई 1852 में, फर्स्ट टेलीग्राफ आया 1853 में बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा, फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुई बॉम्बे टू थाने के बीच में इन 1853। एंड this is the link, you can click on it, you can copy it. It is also given in your description box. Okay, thank you so much. I hope you enjoyed. Don't forget to subscribe the channel.